खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं आलमी समय। हालात हादरा लेकर हाजिर हूं मैं खालिद रजा खान। आज बात की शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर के पथरी बल में हुए इनकाउंटर के तनाजे से। पथरी बल में एक इनकाउंटर हुआ था जिसमें चंद कश्मीरी नौजवानों को दहशतगर्द बताकर मार दिया गया था। यह वाकया 25 मार्च 2000 ईस्वी का है, जब उसके 5 दिन पहले बहुत ही बदनाम जमाना क्षिति सिंह पूरा का कत्लेआम वाकया हुआ था। उस वक्त अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन यहां आने वाले थे। उसके एक दिन पहले यह वाकया हुआ था और इसी वाकये की खोज में, इसकी तलाश में कि कौन मुलजमीन है, आर्मी ने 5 से 6 कश्मीरी नौजवानों को पथरी बल में इनकाउंटर करके मार गिराया और कहा कि ये तमाम लोग दहशतगर्द हैं और पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है। अब बाद में फारूक अब्दुल्ला की हुकूमत के दौरान इस पर जांच शुरू हुई। सीबीआई ने जांच की और सीबीआई ने पाया कि वो बेकसूर नौजवान थे जिन्हें दहशतगर्द बताकर मारा गया था। उसके बाद डीएनए टेस्ट हुआ, उसमें भी साबित हुआ कि वो दहशतगर्द नहीं थे, वो बेकसूर नौजवान थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले को आर्मी को सौंप दिया और कहा कि इस कोर्ट मार्शल होना चाहिए उन तमाम जो गुनाहगार जो फौजी हैं उनके खिलाफ। लेकिन आर्मी ने कोर्ट मार्शल के बजाय इस केस को क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। इसको लेकर जबरदस्त एहतजाज हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट इसमें पेश है और उसने ये कहा है कि श्रीनगर में भूख हड़ताल की जाएगी। इसके तमाम पहलू पर गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू में फोन लाइन के जरिए शामिल हो रहे होंगे हुर्रियत लीडर सैयद अली शाह गिलानी साहब और आलमी समय के श्रीनगर के ब्यूरो हेड सनम तसद्दुक साहब भी। और इसके अलावा हम बात करेंगे जेनेवा टॉक की। शाम में अमन कायम करने के लिए जेनेवा में दूसरे दौर की बातचीत जारी है, लेकिन पहले और दूसरे दिन शामी हुकूमत और अपोजिशन के बीच इल्जाम तलाशी के अलावा कुछ नहीं हुआ। दोनों फरीक को एक टेबल पर लाने के लिए लख्तर इब्राहिमी ने दोनों फरीकैन को समझाना शुरू किया, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। अमेरिका के निगेटिव अप्रोच और बशर असद हुकूमत की हटदर्मी के सबब क्या ये मुज़ाकरात कामयाब हो पाएंगे? इसके अलावा तमाम कोशिशों के बावजूद बशर असद की हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बातचीत की राह हमवार नहीं हो पाई है। इसके लिए कोशिशें जारी हैं। अब क्या निकलता है जेनेवा टॉक से, इसके भी तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू में अलीगढ़ से फोन लाइन के जरिए शामिल हो रहे होंगे एएमयू के डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में एसोसिएट प्रोफेसर और आलमी उमूर के माहिर डॉक्टर अरशी खान साहब भी। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम हालात हादरा। स्टूडियो में हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं सीनियर सहाफी और सियासी तजज़ियाकार असद रजा साहब। आपका खैर मकदम है असद रजा साहब, फौरन हाजिर होते हैं। जम्मू कश्मीर के पथरी बल इनकाउंटर केस को बंद करने के खिलाफ श्रीनगर में लोगों ने एहतजाज किया। ये लोग इनकाउंटर के केस को बंद करने के फैसले के खिलाफ मुजाहरा कर रहे थे। इन लोगों का कहना था कि जिस बुनियाद पर केस को बंद किया जा रहा है वो सरासर लोगों को गुमराह करने वाला है। आपको बता दें कि पथरी बल इनकाउंटर में 5 लोगों को मार दिया गया था और कहा गया था कि मारे गए लोग दहशतगर्द थे और 20 मार्च 2000 को हुए क्षिति सिंह पूरा के कत्लेआम के मुल्जिम थे। लेकिन बाद में जांच से साफ हुआ कि वो लोग बेकसूर नौजवान थे। कोर्ट ने भी इस इनकाउंटर को अंजाम देने वाले फौजियों के खिलाफ कोर्ट मार्शल करने की हिदायत दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की हिदायत को नजरअंदाज करते हुए आर्मी ने इस केस को बंद कर दिया। 30 मार्च 2000 को जब पथरी बल वाक़ा पेश हुआ, बड़ा शोर मचा। उस वक्त ये कहा गया कि पथरी बल में जो लोग मारे गए ये लश्कर तैयबा के साथ वाबस्ता है और इन्हीं लोगों ने क्षिति सिंह पोरा में सिखों का कत्लेआम किया था। ये सीबीआई का बयान था सुप्रीम कोर्ट ने आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन। अब जिस तरीके से आर्मी ने इनको केस बंद कर दिया, अगर आपको याद होगा कश्मीर में जितने भी केसेस हुए हैं, चाहे रेप केसेस हुए हैं या इसी तरीके से कत्ल के केस हुए, कनन पोशपोरा से लेकर जो भी आज तक केस हुआ है, बांडी पोरा में हुआ, तो इसी तरीके से उस वक्त यहाँ पर पब्लिक रिजनमेंट हो जाती हैं। उस पब्लिक रिजनमेंट को रोकने के लिए प्रूफ कमेटियां बनाई जाती हैं। उन प्रूफ कमेटियों की तरफ से बयानात आते हैं। हिंदू सिविल सोसाइटी के मेंबरान यहाँ आते हैं, वो भी इसी किस्म के बयान देते हैं। इस मामले पर क्या कहना है अहले खाना का, आइए वो भी सुनते हैं। तो इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट भी झूठ बोल रही है और आर्मी मार्शल जो कोर्ट है वो भी झूठ बोल रहा है या बोल रहे हैं कि वो नहीं थी।
कोर्ट गलत है और सीबीआई गलत है क्या? तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, हम गुजारिश करते हैं चीफ मिनिस्टर से और डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब से कि हमें इंसाफ दिलाया जाए, वरना 7 दिन तक हम देखते हैं, अगर नहीं हुआ तो हम अपने बीवी बच्चों को लेकर अनंतनाग लाल चौक में भूख हड़ताल में बैठेंगे। तमाम मेहमान इस गुफ्तगू में शामिल हैं। स्टूडियो में असद रजा साहब हैं और फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हैं हुर्रियत लीडर सैयद अली शाह गिलानी साहब और आलमी समय के ब्यूरो हेड श्रीनगर के सनम तसद्दुक साहब। सैयद अली शाह गिलानी साहब, आपका क्या ख्याल है जिस तरह से पथरी बल इनकाउंटर मामले पर आर्मी का जो रुख है, क्या आपको लगता नहीं कि आर्मी का रुख चंद लोगों को बचाकर या आर्मी में चंद लोग ऐसे हैं जिसकी वजह से आर्मी पर अवाम का ट्रस्ट खत्म होगा अगर इस तरह से किया जाता है और ये इंसाफ का भी गला घोंटा जा रहा है इस तरह से? देखिए, ये पहला केस नहीं है। आर्मी वहां जम्मू कश्मीर में बिलामुम और वादी कश्मीर में खास तौर वो कत्ल करने के बाद फिर केसेस को, यानी किसी को भी सजा नहीं दी जाती है, किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करवाया जाता है और किसी को अदालत में पेश नहीं किया जाता है। 20 मार्च 2000 को छठी सिंहपोरा में 35 सिख मारे गए और फिर 5 लोगों को गिरफ्तार करके कहा गया कि ये फॉरेनर्स हैं जी। और यही छठी सिंहपोरा के सिखों के कातिल हैं। लेकिन वो क्योंकि आम लोग थे, आम शहरी थे, नहटे थे, उसके खिलाफ जब एहतजाज हुआ तो एहतजाज करने वालों पर भी फायरिंग हुई और वहां 8 लोग शहीद कर दिए गए। जी। इस तरह कुल मिलाकर 35 सिख और 5 हमारे सिविलियन। जी, लेकिन चूंकि सीबीआई ने इस केस को साबित किया, सीबीआई ने इसे गलत ठहराया, कोर्ट ने इसे गलत ठहराया, कोर्ट ने हिदायत दी कि आर्मी को कि कोर्ट मार्शल किया जाए, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद आर्मी कार्रवाई नहीं कर रही, केस को बंद कर दिया। अब क्या इकदाम किए जाने चाहिए के लिए कि क्लिंटन को ये दिखाया जाए कि यहाँ कम्युनल स्ट्रगल चल रही है, कम्युनल ये कार्रवाई चल रही है और यहाँ कोई जद्दोजहद आजादी नहीं है। महज उनको दिखाने के लिए, उनको तासुर ये देने के लिए ये एक ही वाकया नहीं है, बल्कि ऐसे ही बहुत से वाकयात हुए हैं। जम्मू में 5 लाख लोगों को कत्ल किया गया, मुसलमानों को बेरहमी के साथ। जी, लेकिन सैयद अली शाह गिलानी साहब, अब क्या इकदाम किए जाने चाहिए? आर्मी ने इस केस को क्लोज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बावजूद, कोर्ट मार्शल नहीं किया। अब क्या इकदाम होने चाहिए इंसाफ के लिए? जम्मू कश्मीर में आर्मी का कंट्रोल, ये स्टेट टेररिज्म का बदतरीन मुजाहरा है। वहां से आर्मी का इनखला होना चाहिए और जम्मू कश्मीर के मसले को इसके तारीखी पस मंजर की रोशनी में हल करने के इकदाम किए जाने चाहिए। यही एक हल है, इसके बगैर कोई और हल नहीं है। जी। ऐसे हजारों वाकयात हुए हैं। यहाँ अंग्रेजों के दौर में एक जलियांवाला बाग का सानिया हुआ और अंग्रेज भाग गए, अंग्रेजों को निकाल जी। सैयद अली शाह गिलानी साहब, आप फोन लाइन पर बने रहे हमारे साथ। श्रीनगर से सनम तसद्दुक मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सनम तसद्दुक साहब, क्या हालात हैं श्रीनगर में पथरी बल इनकाउंटर को लेकर? JKLF मुजाहरे के और एहतजाज करने की बात कर रही है कि अगर 1 हफ्ते के अंदर कोई सूरत नहीं निकली, कोई इंसाफ नहीं हुआ, कोई रास्ता नहीं निकाला गया तो वो भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे अहले खाना के साथ। बिल्कुल खालिद साहब, जो अगर बात करें जो ये पथरी बल के मामले पे जो अभी आर्मी का बयान आया है, इसके बाद यहाँ पे आम लोगों के साथ साथ जो सेपरेटिस्ट है या बाकी इवन ये जम्मू कश्मीर के जो वजीर आला उमर अब्दुल्ला है, उन्होंने भी हैरत का इजहार करते हुए कहा कि वो ये देखना चाहेंगे कि किन बिनाओं पे ये जो केस है इसको क्लोज कर दिया गया है और वही ये बात जानने की भी कोशिश करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि वो एडवोकेट जनरल से एग्जामिन करने के लिए कहेंगे कि ये देखा जाए कि किन वजूहात पे ये जो केस है शक कर दिया गया है। और अब अगर बात करें, जैसे अभी मेरी लीगल एक्सपर्ट से भी बात हो रही थी, उनका भी ये कहना है कि अब ये देखने वाली बात होगी कि ये जो इन्होंने क्लोज किया है केस, किन वजूहात पे, क्या रीजन इसमें इन्होंने जी, यानी अब रियासती हुकूमत जो है इस मामले को टेकअप करेगी और रियासती हुकूमत भी आगे बढ़ाएगी कि क्या लाहेअमल होना चाहिए आइंदा। जी बिल्कुल। देखिए, ये अब जो
केस क्लोज हुआ है। अब जो बॉल है वो, लेकिन सनम तसद्दुक साहब, आर्मी ने ऐसे इकदाम क्यों किए, क्यों केस को क्लोज कर दिया? क्या आर्मी नहीं चाहती कि जम्मू कश्मीर की आवाम का उन पर एतमाद हो, भरोसा कायम हो? चंद लोगों को बचाने के लिए जो गुनाह में मुलविस हैं उनको बचाने के लिए क्यों आर्मी ने ऐसे इकदाम किए? इसकी वजह से ट्रस्ट डेफिसिट होता है, आवाम एतमाद करना छोड़ देती है। सनम तसद्दुक साहब जी बिल्कुल। देखिए यहाँ पे जो 123 केसेस जो है आर्मी के खिलाफ पिछले 25 सालों में हुए हैं, और कहीं ना कहीं इसी तरह का जो रिजल्ट है वो निकलता आता रहा है। और जैसे आज आपने यासिन मलिक को सुना, या सैयद अली शाह गिलानी साहब को भी अभी आपने सुना, कि इनका ये कहना है कि जो इस तरह के जो ये इंक्वायरी कमीशन बिठाए जाते हैं तो ये सिर्फ टाइम कंज्यूम करने के लिए होते हैं, और अल्टीमेटली जी, यानी इंसाफ नहीं मिलता, सिर्फ टाइम कंज्यूम करने के लिए इंक्वायरी करवाई जाती है, इंक्वायरी कमीशन बिठाए जाते हैं। आप फोन लाइन पर बने रहे। स्टूडियो में मौजूद हैं असद रजा साहब, सीनियर सहाफी, सियासी तजज़ियाकार। असद रजा साहब, आपके क्या ख्यालात हैं? आपने सैयद अली शाह गिलानी साहब को सुना, और ताजा हालात क्या है मामले को लेकर, पथरीबल इनकाउंटर को लेकर सनम तसद्दुक बता रहे थे, आप किस तनाजुर में देखते हैं? देखिए, इस इनकाउंटर के बारे में, ये जो एनकाउंटर हुआ है इसमें सीबीआई ने भी रिपोर्ट दी कि एनकाउंटर नकली था और वो बेकसूर थे लोग जिन्हें मारा गया। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना कि ये एनकाउंटर फर्जी था और जो लोग मारे गए हैं वो बेगुनाह थे। तो आर्मी को मेरे ख्याल से क्या वजह है कि इस क्लोज करना पड़ा, लेकिन इससे बहुत नुकसान होगा आर्मी का भी और कश्मीरियों का भी, और हिंदुस्तान और में इसका भी रद्द-ए-अमल हुआ भी है, और लोग कह रहे हैं ये इंसाफ का खून है। मैं समझता हूं कि इस पर नजरसानी करनी चाहिए आर्मी को, और जो हिदायत है सुप्रीम कोर्ट की कि कोर्ट मार्शल किया जाए, जो इसमें मुलविस हैं इस फर्जी एनकाउंटर में, जो इसके जिम्मेदार हैं, उन्हें जुर्म के मुताबिक और आईन के मुताबिक वो सजा जरूर दी जाए। जी, यानी सजा का मुतालबा होना चाहिए कि जो गुनहगार फौजी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सैयद अली शाह गिलानी साहब, रियासती हुकूमत ने जो इक़दामात की बात की है, क्या उम्मीद करते हैं आप? रियासती हुकूमत की कोशिशों से कुछ नतीजा निकलने की उम्मीद है? रियासती हुकूमत तो ये जो मजालिम हो रहे हैं, कत्लगारदगरी हो रही है, वो तो सब में शरीक है। वो क्या कर सकते हैं? वो तो टूथलेस टाइगर्स हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ आशिकसुई करते हैं। और ये जो लेकिन सैयद अली शाह गिलानी साहब, ये नहीं भूलना चाहिए कि फारूक अब्दुल्ला के जमाने में ही डीएनए टेस्ट हुआ था, तमाम जांच को आगे बढ़ाया गया था, जिसकी वजह से बहुत सारी हकीकत सामने आई, बहुत सारी चीजों का इंकशाफ हुआ, जिसमें केस ये आगे बढ़ा। नहीं यार, ये सब कुछ आशिकसुई हो रही है। बाकी ये लोग कुछ भी नहीं करते हैं, इनके निगाहों के सामने ये सब कुछ हो रहा है। आखिर जो चीफ मिनिस्टर होता है वो यूनिफाइड कमांड का चेयरमैन होता है, उसी की निगरानी में सब कुछ हो रहा है। फौज जो कुछ कर रही है उसकी जिम्मेदारी उसी पर आयद होती है, चीफ मिनिस्टर पर और उन पार्टियों पर जो बरसर इख्तियार होते हैं। जी, कुछ भी नहीं करते हैं। फौज जो वहां मजालिम ढा रही है उनको रोकने में ये नाकाम हो रहे हैं। जी जी जी, लेकिन जो फौज ने, जो जिस तरह से आर्मी ने क्लोज किया है केस को, उस पर नाराजगी जाहिर की है उमर अब्दुल्ला साहब ने, और चूंकि और फारूक अब्दुल्ला जब वजीर आला थे तभी इस केस को फिर से खोला गया था, डीएनए टेस्ट करवाए गए थे, लेकिन उनकी कोशिशें कहीं ना कहीं से तो रही है। नाराजगी का इजहार करने से कोई मसला हल नहीं हो जाता है। ये सारे जो ये जराइम में बराबर के शरीक हैं, तो इजहार नाराजगी ये महज लोगों को धोखा देने के लिए कर रहे हैं। ये सब जराइम में बराबर के शरीक है। वहाँ जो कत्लगारदगरी हो रही है उसमें बराबर के शरीक हैं। जी, यानी आपको भी उम्मीद नहीं कि रियासती हुकूमत ने जो कहा है कि वो कोशिशें करेंगे इंसाफ दिलवाने की, आपको कोई उम्मीद नहीं लगती है? आप चूंकि वक्त की तंगी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फोन लाइन के जरिए शामिल होने के लिए गुफ्तगू में। और सनम तसद्दुक साहब, आपका भी फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। असद रजा साहब, मुख्तसरन आपसे जानना चाहेंगे कि सैयद अली शाह गिलानी साहब को कोई उम्मीद नहीं है, उमर अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि इक़दामात किए जाएंगे और इंसाफ दिला के रहा जाएगा। जब फारूक अब्दुल्ला वज़ीर आला थे तो वाकई बड़ा काम हुआ था कि उन्होंने डीएनए टेस्ट करवा दिया, जिस पर काफी एहतजाज हुआ। उन्होंने कई ऐसे इंकशाफात करवाने में वो पेश रहे, जिसकी वजह से केस आगे बढ़ा। सीबीआई ने केस को टेकअप किया, उसके बाद सीबीआई ने भी फौजियों को मुलजिम करार दिया, सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं से फारूक अब्दुल्ला का एक पॉजिटिव रोल
رول نظر آتا ہے، لیکن گیلانی صاحب، سید علی شاہ گیلانی صاحب اس کو سیدھے انکار کر رہے ہیں اس سے کہ ان کا کوئی رول نہیں، بلکہ ریاستی حکومت نے معاملے کو پیچیدہ کر دیا ہے۔ دیکھیں، اس جانچ سے ایک چیز واضح ہو گئی کہ عمر فاروق کی حکومت جو ہے وہ اس کا جانچ انصاف سے کرانا چاہتی تھی اور وہ ہوئی۔ جی جی۔ اور اس سے ایک ثابت ہوا کہ ہماری سی بی آئی نے جو جانچ کی وہ بھی انصاف پر مبنی تھی، اور اس نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیا، یعنی یہ بتایا کہ یہ انکاؤنٹر فرضی تھا اور اس میں آرمی والے ملزم ہیں۔ جی جی۔ اور ان کا یہ جرم ہے۔ اسی طرح سپریم کورٹ کی بھی یہ ثابت ہو گیا کہ ہمارا سپریم کورٹ اور ہمارا عدلیہ کا نظام جی یقیناً ہمیں امید کرنی چاہیے کہ آرمی تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ انصاف پر مبنی سارے فیصلے ہوئے، اور مجھے امید ہے کہ عمر عبداللہ کی حکومت اس پر بھی آگے کارروائی کرے گی، اور جو مجرم ہیں چاہے وہ فوجی ہوں یا غیر فوجی ہوں انہیں سزا ضرور ملے گی۔ جی، یعنی ریاستی حکومت اور مرکزی حکومت دونوں کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، اور آرمی کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ جموں کشمیر کی عوام کے ساتھ عوام کا ان پر بھروسہ بنے، اس لیے ایسے کیسز کو کلوز نہیں کرنے کی ضرورت۔ چند فوجیوں کو جنہوں نے گناہ کیا ہے انہیں بچانے کے لیے پوری عوام کا بھروسہ آرمی کو نہیں کھونا چاہیے، اور مرکزی حکومت کو بھی اور ریاستی حکومت کو بھی اس تناظر میں اقدامات کرنے چاہیے۔ حالات حاضرہ میں وقت ہو گیا ایک بریک کا۔ اسد رضا صاحب اسٹوڈیو میں گفتگو کے لیے موجود ہیں، بریک کے بعد ہم آئیں گے تو بات کریں گے کہ جنیوا 2 کانفرنس شام کے مسئلے کو جو لے کر ہو رہی ہے اس میں تیسرے دن بھی کوئی حل نکلتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ پوری کانفرنس ایک طرح سے تعطل کا شکار ہے، دونوں فریقین بائیلیٹرل بات چیت کے لیے آمنے سامنے بیٹھ کر بات چیت کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کی کوششیں ہوئیں کہ شام کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ اور اپوزیشن کے لیڈران آمنے سامنے بیٹھ کر بات کریں، لیکن اپوزیشن لیڈران اس سے انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر لخدر ابراہیمی نے کوشش شروع کی ہے، اب کیا حل نکلتا ہے؟ کیا جنیوا 2 کانفرنس ناکام رہے گا، جنیوا 1 کانفرنس کی طرح ہی اس کا حشر ہوگا، یا اور شام میں اسی طرح سے حالات بنے رہیں گے؟ اس کے تمام پہلوؤں پر گفتگو کریں گے، اور گفتگو میں علی گڑھ سے فون لائن کے ذریعے شامل ہو رہے ہوں گے AMU کے ڈپارٹمنٹ آف پولیٹیکل سائنس میں ایسوسیٹ پروفیسر اور عالمی امور کے ماہر ڈاکٹر ارشی خان صاحب بھی فوراً حاضر ہوتے ہیں۔ لمبی لائنوں میں لگنا ہوا پرانا، آیا ہے آن لائن کا نیا زمانہ، ہر ضرورت اب ہوگی پوری، چاہے ہو پاسپورٹ کی ڈلیوری، بل کی کرو اب پیمنٹ بنا کوئی ٹینشن، ساری جن سیوائیں گھر بیٹھے پا کر ہر کوئی ہوا اب سیانا، کورٹ کیس کی لینی ہو جانکاری ارے ملے گی آن لائن اب ساری، دینا ہو جب تمہیں انکم ٹیکس آن لائن دے کر کرو ریلیکس، کچھ بھی چاہیے آپ کو گھر بیٹھے منگوانا، اب لمبی لائنوں میں لگنا ہوا پرانا، آپ کے ہاتھوں میں پہنچے گا اب ہر سوال کا جواب، راشٹریہ ای گورننس یوجنا ہے لاجواب۔ میں ہوں سیا، ڈھونڈ رہی ہوں اپنی ساسو ماں میں اپنی ماں، کرم اور دائتو کے بیچ اپنے استتو کو تلاشتی میں نہیں آتی۔ میں لامن کی فیملی، میرا ایک ہی مشن، جیتنا ہے اپنی ساس کا من۔ الگ سوچ ہے ان کی، الگ ہے راہیں، لیکن جڑے ہیں یہ سبھی ایک رشتے سے۔ دیکھیے آخر بہو بھی تو بیٹی ہی ہے، رات 9 بجے رشتوں کے بھون میں الجھی نیتی، رات 9:30 بجے فرنگی بہو، رات 10 بجے ہر سوموار سے شکروار سہارا 1 پر۔ بریک کے بعد عالمی سمے میں آپ کا پھر خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام حالات حاضرہ۔ اسٹوڈیو میں گفتگو کے لیے موجود ہیں سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار جناب اسد رضا صاحب، اور اس سیگمنٹ میں علی گڑھ سے فون لائن کے ذریعے شامل ہو رہے ہیں AMU کے ڈپارٹمنٹ آف پولیٹیکل سائنس میں ایسوسیٹ پروفیسر اور عالمی امور کے ماہر ڈاکٹر ارشی خان صاحب بھی۔ ڈاکٹر ارشی خان صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے بات چیت میں۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے ایک بار پھر الزام لگایا ہے کہ بشار الاسد کی وجہ سے شام میں دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ وہ اپنے ہی لوگوں کی نسل کشی میں ملوث ہیں، اس لیے دنیا بھر کے دہشت گرد فرقہ پرستی کی بنیاد پر ان کے خلاف لڑنے کے لیے شام میں جمع ہو گئے ہیں۔ جان کیری نے کہا کہ شام ان دہشت گردوں کے لیے مقناطیس بن چکا ہے
उन्होंने इस बात की तरदीद की कि अमेरिका का माजी में बशर अल असद के साथ शाम में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कोई राब्ता था। उन्होंने ईरान के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमेरिका ने इस मुल्क की शामी तनाज़े में मुदाखलत के हवाले से मुहतात रविश इख्तियार कर रखी है और वो ईरान को उसके अल्फाज नहीं बल्कि उसके इक़दामात से जांचेगा। वाज़ेह रहे कि शाम में 2011 से जारी खाना जंगी में अभी तक 1,30,000 अफराद मारे जा चुके हैं। कई लाख लोग दूसरे ममालिक में पनाह लेने पर मजबूर हैं और इसी को लेकर जेनेवा में आलमी बरादरी तशवीश में है और जेनेवा में इसको लेकर कॉन्फ्रेंस हुई। पहली कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद दूसरी कॉन्फ्रेंस भी जो हो रही है जेनेवा में, जिसमें 40 ममालिक को शामिल किया जा रहा है, उसमें 3 दिन कॉन्फ्रेंस के गुजर चुके लेकिन कोई नतीजा निकलता नजर नहीं आ रहा है, बल्कि अपोजिशन और बशर अल असद की हुकूमत के नुमाइंदे दोनों बराह रास्त आमने सामने बैठकर बातचीत के लिए तैयार तक नहीं हैं और लखदर ब्राहिमी के जरिए ये तमाम कोशिशें हो रही हैं। इसके तमाम पहलुओं पर वहां पर गुफ्तगू हो रही है। अब क्या नतीजा निकलता है इसकी वक्त बताएगा इसको। If peace could be made in Syria, if there is a peace agreement, there are many countries that have already offered to step up and be peacekeepers in the new Syria. There is no question but that we are all prepared to help provide protection for all of the minorities. I say to any of the Alawite who are fighting with the belief that somehow only Assad... Iran understands that the Geneva I communique calls for a transition government. दोनों मेहमान गुफ्तगू में शामिल हैं। असद रजा साहब स्टूडियो में हैं और अलीगढ़ से फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हैं डॉक्टर अर्शी खान साहब। डॉक्टर अर्शी खान साहब, आपका खैर मकदम है। डॉक्टर अर्शी खान साहब जी, शुक्रिया। हेलो जी। डॉक्टर अर्शी खान साहब, जॉन कैरी ने फिर नए तरह के इल्जामात लगा दिए, जेनेवा में मौजूद हैं वो, और नए तरह के बशर अल असद पर इल्जामात लगा दिए कि तमाम दुनिया के दहशतगर्द वहां इकट्ठा हो रहे हैं और शाम जो है एक मकनातीस की तरह हो गया है, एक मैग्नेट की तरह हो गया है दुनिया के तमाम दहशतगर्दों के लिए। ऐसे में जेनेवा 2 में जो बातचीत हो रही है शाम के मसले के हल के लिए, क्या उम्मीद की जानी चाहिए जॉन कैरी के ऐसे रवैये के बाद? देखिए, जॉन कैरी साहब के पास कोई भी पीस एजेंडा नहीं है। उनके पास कोई भी रोड मैप नहीं है या ब्लूप्रिंट नहीं है जिसके जरिए वहां पे शाम में पीस को एस्टैब्लिश कर सकें, पीसफुल ट्रांजिशन कर सकें। ना ही यूरोपियन यूनियन के पास एजेंडा है और ना ही अपोजिशन के पास कोई इस तरह का एजेंडा है। लेकिन अगर आप देखें कि टोटल जितने भी पिलर्स क्रिएट किए गए, अभी तक जितने भी पिलर्स क्रिएट किए गए, वो तमाम गलत बुनियादों पे किए गए। इसलिए जो जेनेवा 2 है वो फेल होगा, इसको फेल होना था। लेकिन चूंकि जेनेवा 2 इसलिए किया गया कि इसमें वो ट्रांजिशनल गवर्निंग बॉडी की बात कर रहे हैं और ये जो ट्रांजिशनल गवर्निंग बॉडी है इसमें इससे और खलफशार पैदा होगा, इससे मजीद और लड़ाइयां पैदा होंगी। आपको ये पता है कि पिछले 3-4 महीने से जब से केमिकल वेपन को ट्रांसफर करने के लिए राजी हो गया था सीरिया, तब से वहां पे खून खराबा कम हो गया था और खुद आपस में जो जंगजू थे वो लड़ रहे थे। जी, लेकिन डॉक्टर अर्शी खान साहब, चूंकि इससे पहले की तमाम ऐसी बड़ी मीटिंग्स में, बड़ी कॉन्फ्रेंसेज में जहां शाम की हुकूमत एक साथ शामिल हुई थी, ना अपोजिशन एक शामिल हुए थे, एक साथ दोनों शायद पहली मर्तबा शामिल हो रहे हैं। ऐसे में कुछ उम्मीद जरूर जगी थी कि अगर अपोजिशन का एक धाड़ा शामिल हो रहा है तो कुछ नतीजा मुस्बत निकल सकता है, लेकिन वहां तो बायलैटरल बातचीत के लिए वो लोग तैयार ही नहीं है। उसके लिए भी कोशिश हो रही है कि बायलैटरल बातचीत हो जाए। देखिए, ये तो स्ट्रक्चर के लेवल पे आप देखेंगे तो काफी डेवलपमेंट्स में तो स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है, जब एसेंस इंपॉर्टेंट है, फॉर्म इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एसेंस में कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है। अगर आप देखें कि दोनों के रवैये में बिल्कुल सख्ती है और जो अपोजिशन है, अपोजिशन की सबसे बड़ी गलती ये हुई कि वो आर्म्ड अपोजिशन है, मिलिटेंट है और उसने जो है वहां पे हथियार को उठाया, उसे वहां पे पूरी जो है अपोजिशन आर्म्ड है। लेकिन शाम का मसला, क्या शाम के मसले को हल करने के लिए इतनी बड़ी सतह पर, इतने बड़े पैमाने पर आलमी बरादरी का इकट्ठा होना जरूरी था? क्या इतनी बड़ी तादाद में ममालिक का इकट्ठा होना भी मामले को मजीद पेचीदा नहीं कर रहा है? शाम के मामले को ये बिल्कुल देखिए पेचीदा कर रहा है और जेनेवा 2 को जो बुलाया गया है वहां पे जो 40 फॉरेन मिनिस्टर्स वहां पे आए हैं, तो उससे वहां पे बैकडोर कुछ निगोसिएशंस भी होंगे। वहां पे जो आप जानते हैं कि जो वेस्टर्न कंट्रीज या जो अमेरिकन या जो प्रो इजरायली जो एलिमेंट्स वहां पे हैं वो निगोशिएट करके टटोलेंगे लोगों का ख्याल क्या है, क्या वो
अगर अमेरिका उसमें इंटरवीन करता है, या पीस कीपिंग फोर्स की बात कर रहे हैं केरी साहब के वहां पे पीस कीपिंग फोर्स की बात किया जाए, लेकिन ये भूल रहे हैं कि ठीक बगल की कंट्री में जो जिस तरह से पैलेस्टीनियन वहां पे परेशान है, 1987 से लेकर के अब तक करीब 10,000 से ज्यादा पैलेस्टीनियन वहां से मारे गए, तो वहां पे कोई पीस कीपिंग फोर्स जी, यानी अमेरिका का जेनेवा 2 कॉन्फ्रेंस में भी अमेरिका का दोहरा रवैया साफ तौर पर नजर आ रहा है। शाम के लिए कुछ और रवैया, और वहीं पर पास में फिलिस्तीन के लिए उसी तरह के माहौल में कुछ और रुख अमेरिका का नजर आ रहा है। डॉक्टर अर्शी खान साहब, आप बने रहिए, फोन लाइन पर स्टूडियो में मौजूद है असद रजा साहब। डॉक्टर अर्शी खान साहब कह रहे हैं कि मसले का कोई हल नहीं इस बार निकलेगा जेनेवा 2 कॉन्फ्रेंस से। क्या 1,30,000 लोगों की जो हलाकतें हुई हैं गुज़श्ता तकरीबन 3 सालों में शाम में, क्या ये मजीद वैसे ही बढ़ते रहेंगे? क्या वैसे ही आम लोगों की हलाकतें होती रहेंगी? लोग आसपास के ममालिक में रिफ्यूजी की हैसियत से जाने पर मजबूर होंगे और ऐसा ही बशर असद की हुकूमत भी चलती रहेगी? देखिए, असली मसला जो है वो है वहां पीस का, यानी हुकूमत शाम बशर असद की हुकूमत और जो वहां मुसल्लह बागी हैं, वो दोनों पहले तो ये अहद करें कि हम जंग बंद कर देंगे। किसी को असद साहब नहीं भूलना चाहिए कि मादी में कई मरतबा जंगबंदी के मुआहदे हुए, जंगबंदी के लिए दोनों को कन्विंस किया गया। हमें कोफी अन्नान को नहीं भूलना चाहिए, उन्होंने भी कोशिश की थी जब उन्हें सफीर बनाया गया था इस मसले के हल के लिए यूएनओ की तरफ से, तो उन्होंने भी कोशिश की थी। लख्द इब्राहिमी ने भी कोशिश की। बकरीद का मौका आया, ईद के मौके पर, ईद उल अजहा के मौके पर, ईद उल फित्र के मौके पर तमाम ऐसी बातें कन्विंस की जाती हैं, लेकिन कभी भी जंगबंदी अमली तौर पर नहीं हो सकी। ऐसे में क्या उम्मीद की जाए जंगबंदी की? इसका ये सही है कि अमेरिका के पास भी, जैसा कि अर्शी साहब ने फरमाया, कोई रोड मैप नहीं है कि किस तरह से मसले को हल किया जाए। रूस के पास भी नहीं है, और इसका एक तरीका पहले तो यही था कि वहां अमन कायम हो, जो मुख्तलिफ धड़े हैं वो एक हो, उनमें भी इत्तेहाद नहीं है। जो मुसल्लह बागी हैं उनमें से कुछ, जैसा कि इल्जाम लगाया जाता है कि वो अलकायदा से ताल्लुक रखते हैं, इसी तरह कुछ और ग्रुप हैं अलकायदा को और अरब ममालिक भी पसंद नहीं करते। तो ये सारी चीजें वहां एक कंट्राडिक्शंस और तजाद पैदा हो गया है। जी, यानी मामला कुल मिलाकर बहुत पेचीदा हो चुका है, जिसका यकीनन कोई हल नजर नहीं आ रहा। डॉक्टर अर्शी खान साहब, एक आलमी उमूर के माहिर के तौर पर आप कैसे हल को देखते हैं? क्या कोई हल निकलेगा, या 3 साल जैसे गुजर गए, मजीद 3-4 साल और चंद साल वैसे ही गुजर जाएंगे और ऐसे ही लोगों की हलाकतें होती रहेंगी और बशर असद भी बने रहेंगे? देखिए, 2001 के बाद जो बुश डॉक्ट्रिन है, तो बुश डॉक्ट्रिन के तहत पूरे मिडल ईस्ट को रीशेप किया जा रहा है। उसमें अफगानिस्तान तो खैर मिडल ईस्ट में नहीं आता, इसके बगल में है आपके इराक है, उसके बाद लीबिया है, उसके बाद सीरिया है, उसके बाद पाइपलाइन में और भी कंट्रीज हैं। तो ये तब वहां पे रीशेपिंग चल रही है। कोई इसका सोल्यूशन है इसका, अगर फेयरली इसको डील किया जाए तो। लेकिन जिस तरह से वेस्टर्न कंट्रीज उसमें इन्वॉल्व हैं, उसमें कोई भी फेयर जजमेंट की उम्मीद या फेयर सेटलमेंट की उम्मीद नहीं है। क्या अमेरिका के इसमें शामिल होने से, और अमेरिका जिस तरह से प्रोएक्टिव नजर आता है, क्या इससे मामला मजीद पेचीदा हुआ है? बिल्कुल पेचीदा हुआ है। मैं आपको ये क्या ये मुमकिन है कि अमेरिका को साइडलाइन करके इस मसले का हल निकालने की कोशिश की जाए? अमली तौर पर मुमकिन है ये? बिल्कुल मुमकिन है। देखिए, अगर सिर्फ एक हफ्ते के लिए वेस्टर्न कंट्रीज या कोई भी थर्ड पार्टीज उसमें इन्वॉल्व करना बंद कर दें, वहां पे सॉल्यूशन निकल आएगा। मैं आपको बताऊं कि जो प्रेजेंट जो भी सिचुएशन है, अगर आप मुझे 1 मिनट दें तो मैं बताऊं, एक्शन ग्रुप ऑफ सीरिया है, उनका एजेंडा देख लीजिए, जेनेवा 1 को देख लीजिए, ट्रांजिशन प्लान में जो गवर्निंग बॉडी की बात कर रहे हैं, उसके अलावा आप ये बशर अल असद को बोल रहे हैं कि इन्होंने जंगी जराइम किए हैं। मतलब ट्रायल विदाउट ट्रायल जजमेंट है। तो इस तरह से और भी लोग हैं जिन्होंने जंगी जराइम किए, सिर्फ बशर असद नहीं है उनके अलावा। बाकी मून के विड्रावल को देख लीजिए, उन्होंने जो जी, यानी मसले का हल नजर आता है आपको, लेकिन इसके लिए कई इकदाम करने होंगे। अमेरिका को कहीं ना कहीं से थोड़ा किनारे करना पड़ेगा। अगर ये अमली तौर पर आलमी बरादरी, चंद ममालिक मिलकर अगर कर सकें तो शाम के मसले का यकीनी तौर पर हल निकल सकेगा, वरना शाम का मसला मजीद पेचीदा होता जाएगा और इसी तरह से हलाकतें होती रहेंगी। 1,30,000 लोग मारे जा चुके हैं गुज़श्ता 3 सालों में शाम में, और तकरीबन 20 लाख लोग रिफ्यूजी की हैसियत से आसपास के ममालिक में भाग कर पनाह लेने को मजबूर हैं। ये गुफ्तगू हम यहां पर खत्म करेंगे। डॉक्टर अर्शी खान साहब, फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपका भी शुक्रिया। असद रजा साहब, स्टूडियो में तशरीफ लाने के लिए और हालत हादरा में शामिल होने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद साहब, आपका भी शुक्रिया। हालत हादरा में अभी बस इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। लॉग ऑन करें www.samaylive.com।
فی الحال خالد رضا کو دیجیے اجازت، مگر آپ دیکھتے رہیے عالمی سمے۔